हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चिराग साइकोलॉजी सॉल्यूशन पर। आज हम एक लर्निंग थ्योरी डिस्कस करेंगे, पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। पैवलोव ने अपने सिद्धांत का नाम जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग रखा था। तो कंडीशनिंग का अर्थ क्या होता है पहले ये समझिए। अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन होता है उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो होता है उसी को अनुबंधन बोला जाता है। सहचर्य या एसोसिएशन का मतलब होता है उच्च धनात्मक संबंध। जब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में उच्च धनात्मक संबंध यानी सहचर्य स्थापित हो जाता है उसी को अनुबंधन बोला जाता है। सहचर्य से तात्पर्य क्या है? जैसे ही ये उद्दीपक उपस्थित होगा अपने आप व्यक्ति जो है इस अनुक्रिया को कर देगा। तो उद्दीपक की उपस्थिति के साथ ही जो अनुक्रिया हो रही है, पहली जो अनुक्रिया होगी उसी अनुक्रिया का सहचर्य उद्दीपक के साथ होता है। तो इसी उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सहचर्य जो होता है उसी को अनुबंधन बोला जाता है। अब पैवलोव की थ्योरी का नाम क्लासिकल कंडीशनिंग है, प्राचीन अनुबंधन बोलते हैं। प्राचीन अनुबंधन की इन्होंने परिभाषा ये दी थी कि जब किसी एक उद्दीपक के लिए जो अनुक्रिया हो रही है वही अनुक्रिया जब दूसरे उद्दीपक के लिए होने लगे इसी को प्राचीन अनुबंधन बोला जाता है। तो पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में एक उद्दीपक जो है यूसीएस है, स्वाभाविक उद्दीपक। इसके लिए जो अनुक्रिया हो रही है वो स्वाभाविक अनुक्रिया है। जब यही स्वाभाविक अनुक्रिया अनुबंधित उद्दीपक के लिए होने लगे इसी को प्राचीन अनुबंधन बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए प्राचीन अनुबंधन की। जो अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के लिए हो रही है वही अनुक्रिया जब अनुबंधित उद्दीपक के लिए होने लगे इसी को प्राचीन अनुबंधन कहा जाता है। तो ये प्राचीन अनुबंधन या इसकी जो डेफिनेशन है इससे पहले इससे मिलते जुलते कई संप्रदाय हैं। पैवलोव से काफी पहले एक साइकोलॉजिस्ट आए थे, व्लादिमीर बैक्टेरेव। इन्होंने सबसे पहले एसोसिएटिव रिफ्लेक्स, हिंदी में उसको साहचर्य प्रतिवर्त बोलते हैं, साहचर्य प्रतिवर्त, और इंग्लिश में एसोसिएटिव रिफ्लेक्स। ये शब्द सबसे पहले यूज किया था और कहीं ना कहीं माना जाता है भी ये प्राचीन अनुबंधन जो है इसका पुरोगामी है। सहचर्य प्रतिवर्त से मतलब क्या था? प्रतिवर्त या रिफ्लेक्स होते क्या है? ऐसी अनुक्रियाएं जो अपने आप होती हुई प्रतीत होती है उनको सहचर्य प्रतिवर्त बोलते हैं। बैक्टेरिया ये बताता है भी पहले किसी उद्दीपक के साथ प्रतिवर्त के रूप में जब कोई अनुक्रिया जुड़ती है और बाद की अधिगम परिस्थितियों में वही अनुक्रिया दूसरे उद्दीपक के साथ सहचर्य स्थापित कर लेती है और प्रतिवर्त के रूप में दूसरे उद्दीपक के साथ उत्पन्न होने लगती है, इसी को सहचर्य प्रतिवर्त बोला है। अभी हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन देखी, तो ये डेफिनेशन जो है प्राचीन अनुबंधन से मिलती जुलती है। फिर बैक्टेरिया के बाद में जो है पैवलोव से पहले थॉर्नडाइक आए। इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। उसमें कुछ प्राइमरी प्रिंसिपल्स यानी प्राथमिक नियम और कुछ सेकेंडरी प्रिंसिपल्स यानी द्वितीयक नियम दिए थे। इन्होंने जो 8 द्वितीयक नियम दिए थे उनमें से एक एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी साहचर्य परिवर्तन का नियम है। साहचर्य परिवर्तन का नियम, इंग्लिश में इसको एसोसिएटिव शिफ्टिंग बोला जाता है। सहचर्य परिवर्तन का नियम क्या था? जब किसी अनुक्रिया का सहचर्य किसी एक उद्दीपक के साथ हो जाता है, यानी किसी एक उद्दीपक के लिए जो अनुक्रिया होने लगती है
वही अनुक्रिया दूसरे उद्दीपक के लिए होने लगे या उस अनुक्रिया का सहचर्य दूसरे उद्दीपक के साथ स्थापित हो जाए, इसी को सहचर्य परिवर्तन का नियम बोलते हैं। ये भी पावलोव की थ्योरी से रिलेटेड ही है। दोनों को देखिए, पावलोव के सिद्धांत में क्या है, पहले यूसीएस आता है यानी स्वाभाविक उद्दीपक, और उसके लिए जो अनुक्रिया की जाती है स्वाभाविक अनुक्रिया यूसीआर। पावलोव के प्रयोग में यूसीएस भोजन था, यूसीआर जो है वो लाल स्राव की अनुक्रिया थी। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, यूसीएस से पहले एक सीएस यानी घंटी की आवाज जो है वो पैदा की, और लाल स्राव की जो अनुक्रिया है वो घंटी के लिए होने लगी। तो यही क्रम यहाँ है, किसी उद्दीपक के साथ प्रतिवर्त के रूप में कोई अनुक्रिया जुड़ती है, वही अनुक्रिया बाद के प्रयासों में प्रतिवर्त के रूप में दूसरे उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है। ये विचार था बैक्टेरियल का, काफी मिलता जुलता है पावलोव की थ्योरी से। फिर थॉर्नडाइक के जो द्वितीयक नियम है उनमें देखिए, द्वितीयक नियम सहचर्य परिवर्तन का नियम जो है एसोसिएटिव शिफ्टिंग का, इसमें क्या बताया था भी जब किसी अनुक्रिया का सहचर्य एक उद्दीपक के साथ स्थापित हो जाता है एक बार में, और वही अनुक्रिया का सहचर्य जब दूसरे उद्दीपक के साथ स्थापित होता है, तो इसी को सहचर्य परिवर्तन या एसोसिएटिव शिफ्टिंग का नियम कहते हैं। इसमें भी यही है कि पहले जो अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के लिए हो रही थी वो परिवर्तित होकर अनुबंधित उद्दीपक के लिए होने लगी। तो ये तीन संप्रत्यय मिलते जुलते हैं। पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग प्राचीन अनुबंधन है। सेम परिभाषा जो है इससे पहले, पावलोव से पहले व्लादिमीर बैक्टेरियल ने दी थी। उन्होंने इस अनुबंधन शब्द की जगह सहचर्य प्रतिवर्त यानी एसोसिएटिव रिफ्लेक्स वर्ड यूज किया था। फिर पावलोव से पहले थॉर्नडाइक जो है, इन्होंने भी एक द्वितीयक नियम दिया था, उसके लिए अनुबंधन की जगह इन्होंने एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी सहचर्य परिवर्तन का नियम जो है वो यूज किया था। तो ध्यान में रखिए, दोनों संप्रत्यय जो हैं वो प्राचीन अनुबंधन से मिलते जुलते हैं। पावलोव का जो अधिगम सिद्धांत है ईयर से रिलेटेड, यानी जब हम सन की बात करते हैं इसका प्रतिपादन कब हुआ, तो दो जो है वो ईयर हमारे सामने आते हैं। एक तो है 1904 और दूसरा है 1928। क्वेश्चन पूछा गया है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ। 1904 को भी सही माना गया है और 1928 को भी सही माना गया है, पर जब 1904 ऑप्शन में था तब 1928 नहीं था, और जब 1928 था तब ऑप्शन में 1904 नहीं था, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब ये दोनों सन जो हैं वो कैसे माने गए हैं। पावलोव जो है वो मूल रूप से फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1904 में एक्सपेरिमेंट शुरू किया एज ए फिजियोलॉजिस्ट, और इनके एक्सपेरिमेंट का मूल जो उद्देश्य था वो डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड सलाइवेशन प्रोसेस था, यानी पाचन ग्रंथि और लार स्राव की प्रक्रिया, इनके बीच क्या संबंध होता है इसको अध्ययन करना इनका मूल उद्देश्य था। और उस टाइम उन्होंने अधिगम की कोई व्याख्या नहीं की, तो 1904 में ही इन्होंने ये अध्ययन शुरू किया। 1904 में एक्सपेरिमेंट को पूरा किया और 1904 में ही इनको नोबेल प्राइज मिला, और ये नोबेल प्राइज पाने वाले पहले साइकोलॉजिस्ट थे। फिर इनके बाद में 1913 में सभी ने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी आई, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक का। अब थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत आया तो उसके बाद में पावलोव ने क्या है, थॉर्नडाइक की थ्योरी को वापस रिवाइज किया, इन्होंने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पर गौर किया भी भोजन के प्रति लाल स्राव की अनुक्रिया है वो हो सकती है, वो चाहे व्यक्ति हो या पशु हो, भूखा होगा भोजन दिखेगा तो सलाइवेशन होगी, लाल स्राव होगी। पर घंटी के लिए, लाइट के लिए, उनके लिए लाल स्राव क्यों हो रही है। जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिवाइज किया तब इन्होंने उसमें देखा भी जब दो उद्दीपकों को बिल्कुल कम अंतराल से उपस्थित किया जाए, जो पहले उद्दीपक के लिए अनुक्रिया हो रही थी वही दूसरे के लिए होने लगी, यानी जो होने लगेगी, जो अनुक्रिया भोजन के लिए हो रही थी वही घंटी के लिए होने लगी। तो
तो घंटी के लिए लार स्राव की जो अनुक्रिया थी पेवलोव ने देखा वो सीखा गया व्यवहार था, वो एक लर्न्ड रिस्पॉन्स थी। तब इन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिवाइज करके इसको एज ए लर्निंग थ्योरी 1928 में एस्टैब्लिश किया था, प्रतिपादित किया था। पर फिर भी एक्सपेरिमेंट 1904 का था। आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो है इन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं और 1904 को सही माना गया है और 1928 को भी माना गया है। तो दोनों चीजें ध्यान में रखिए, एक्सपेरिमेंट हुआ था 1904 में पहले और उसको रिवाइज करके एज ए लर्निंग थ्योरी जो है वो 1928 में प्रतिपादित किया गया। इसके संबंध में एक और देखिए, पेवलोव व्यवहारवादी थे और जितने भी व्यवहारवादी हैं सभी के जो अधिगम सिद्धांत हैं, लर्निंग थ्योरीज हैं, उनको एसआर यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का एक भाग माना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है। उस क्वेश्चन में जनक जो है वो थॉर्नडाइक को सही माना गया है। प्रथम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक ने दी थी उसको सही माना गया है। उसका कारण क्या है, व्यवस्थित जो अधिगम का सिद्धांत है वो पहला थॉर्नडाइक का ही था, 1913 में आया था, ठीक है, इसीलिए उसको सही माना गया है। पर यहाँ ईयर के हिसाब से देखिए, पेवलोव की थ्योरी जो है वो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। यदि ये 1904 में प्रतिपादित हुई है तो पहला उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पेवलोव का हुआ और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का जनक इनको माना जाना चाहिए। पर वहां तो वो देखते हैं भी ऑथेंटिक बुक्स में से मैटर उठाया भी पेवलोव जनक नहीं है, जनक थॉर्नडाइक है, क्योंकि 1913 में पहला व्यवस्थित उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आया था। पर उन्होंने क्वेश्चन भी जो है ये भी पूछा है और सही भी माना है भी पेवलोव के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ, वो 1904 में हुआ। तो यहाँ विसंगतियां ध्यान में रखिए, व्यवस्थित पहला अधिगम सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का ही था 1904 में, तो पेवलोव ने केवल एक्सपेरिमेंट किया था और 1928 में उसको व्यवस्थित रूप से अधिगम सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था। अब पेवलोव का जो एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट था डॉग है। काफी पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे इस अधिगम सिद्धांत में प्रयोज्य या सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज किया गया। अभी जो पेपर का ट्रेंड चल रहा है वहां नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको ध्यान में होना चाहिए। पेवलोव की जो लैब थी वो टावर ऑफ साइलेंस उसका नाम था। टावर ऑफ साइलेंस का मतलब साउंड प्रूफ थी, उसके अंदर जितनी आवाज पैदा की जाए उतनी सुनाई देगी, बाहर की आवाज अंदर नहीं आती थी। पेवलोव ने उनका जो पालतू कुत्ता था खुद का ही, उसको ऑपरेट किया, उसकी लार ग्रंथि को काटा, एक पाइप के सहारे जोड़ा, फिर कुत्ते को पिंजरे के अंदर कसकर बांध दिया ताकि वो हिलडुल ना सके और जो पाइप लार ग्रंथि से जोड़ी गई है वो बाहर न निकल जाए। पाइप पिंजरे से बाहर फ्लास्क में रख दी गई, जैसे ही लार स्राव होती है पता चल जाए, फ्लास्क में आ जाए कि कुत्ता लार स्राव कर रहा है। कुत्ते को इन्होंने जिस तरफ से एंट्री करते हैं यानी जिस तरफ जो लैब की एंट्री का गेट है उसके जस्ट अपोजिट दूर वाली साइड में दूसरे कोने में पिंजरे को जो है रख दिया गया और कुत्ते का मुंह जो है वो गेट की तरफ था भी, गेट से कोई भी अगर एंट्री कर रहा है तो उसको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। वीडियोग्राफी शुरू कर दी और जैसे ही कुत्ते ने हिलने डुलने का प्रयास किया, भौंकने का प्रयास किया, तो उन्होंने देखा भी इसको भूख लग रही है, एक्टिविटी कर रहा है। तो पेवलोव बाहर से भोजन लेकर अंदर आते हैं, जैसे ही वो लैब के गेट से अंदर एंट्री करते हैं कुत्ते को दिखाई दे जाते हैं भूखा है, भोजन दिख जाता है उसको और वो कुत्ते के पास पहुंचते हैं उससे पहले जो है डॉग स्लाइवेशन कर देता है, लार स्राव कर देता है, जो फ्लास्क में दिखाई दे जाती है। 2-3 दिन तक ऐसा ही प्रोसेस चलती रही। वो बाहर से भोजन लेकर आते, पिंजरे के पास पहुंचते, उससे पहले फ्लास्क में जो है लार मौजूद होती यानी कुत्ता स्लाइवेशन कर देता। फिर उसके बाद में इन्होंने थोड़ा सा जो है एक्सपेरिमेंट को चेंज किया। लैब के बाहर जैसे घर पे डोर बेल होता है वैसे ही बेल लगी थी, बाहर से बटन प्रेस करते, अंदर घंटी बजती यानी कुत्ते को पहले घंटी की आवाज सुनाई देती, फिर उसके बाद में पेवलोव भोजन लेकर अंदर आते और कुत्ते को बाद में भोजन दिखाई देता। कंटिन्यू जो है 2-3 दिन चला, बेल बजाई, भोजन लेकर अंदर आए तो कुत्ते को पहले घंटी की आवाज सुनाई देती है, फिर भोजन दिखाई देता है और वो लार स्राव की अनुक्रिया जो है वो कर देता है।
कंटिन्यू ये जब 3-4 दिन चला, वीकेंड में उन्होंने देखा भी वो डोरबेल बजाकर, यानी जैसे ही घंटी बजाई, घंटी बजाकर पेवलोव अंदर एंट्री करते हैं, आते ही उन्हें फ्लास्क में जो है लार दिखाई दे जाती है, यानी वो लार जो है वो घंटी के बजने से ही स्रावित हो गई। तो इस तरह से उन्होंने अनुबंधन स्थापित कर दिया भी घंटी के बजने के प्रति या घंटी की आवाज के प्रति कुत्ते को लार स्राव करना सिखाया। यही अनुबंधन था, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सहचर्य स्थापित कर दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ प्रायोगिक पहलू, प्रायोगिक संप्रदाय यूज किए थे, एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट जिनको बोलते हैं, 4 है वो। एक तो है यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, हिंदी में इसको स्वाभाविक उद्दीपक बोला जाता है, और इनके प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक जो था वो फूड यानी भोजन था। दूसरा कंसेप्ट जो है वो यूसीआर है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया या इसको अनअनुबंधित अनुक्रिया बोला जाता है, और ये अनअनुबंधित अनुक्रिया जो थी वो स्लाइवेशन यानी लार का स्राव था। नेक्स्ट सीएस है, कंडीशनल स्टिमुलस यानी अनुबंधित उद्दीपक, और पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में अनुबंधित उद्दीपक था घंटी या घंटी की आवाज। फिर इसके बाद में इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया, वो है सीआर, कंडीशनल रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया, वो भी स्लाइवेशन थी, लार स्राव की। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जांपल दे दिया जाता है या पेवलोव के ही प्रयोग के हिसाब से पूछे जाते हैं, इनमें यूसीएस क्या है, सीएस क्या है, सीआर क्या है या यूसीआर क्या है। डेफिनेशन समझिए, यूसीएस क्या होता है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है। स्वाभाविक उद्दीपक वह उद्दीपक होता है जिसका स्वभाव हर बदलती परिस्थिति में सेम ही यानी एक जैसी अनुक्रिया उत्पन्न करवाना होता है। जैसे इनके प्रयोग में देखिए, फूड भोजन है। अब भोजन को देखकर कोई भी व्यक्ति जिसको भूख लगी है या कोई भी जानवर जिसको भूख लगी है वो लार स्राव की अनुक्रिया कर देगा, यानी भोजन का स्वभाव ही है, चाहे परिस्थितियां कैसी ही हो, चाहे प्राणी कोई भी हो, अनुक्रिया वही उत्पन्न होगी लार स्राव की। इसीलिए भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक माना जाता है। जो अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के लिए होती है वही स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाती है, यानी यूसीआर। अनुबंधित उद्दीपक जो होता है इसको दो तरह से डिफाइन किया। अनुबंधित उद्दीपक वह उद्दीपक होता है जो बदलती परिस्थिति में अनुक्रिया बदल दे। जैसे इनके प्रयोग में बैल था, घंटी की आवाज थी। अब घंटी लैब में बज रही थी तो कुत्ता लार स्राव कर रहा था। वही घंटी यदि मंदिर में बजेगी तो हम आस्था में सर झुकाएंगे। वही घंटी अगर स्कूल की बजेगी तो बच्चे का रिस्पॉन्स अलग होगा। बाहर कोई मेहमान आया, घर की घंटी बज रही है, डोरबेल बज रही है, तो अनुक्रिया अलग होगी। यानी हर बदलती परिस्थिति में इस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया बदल जाएगी। ठीक है, उसी को अनुबंधित उद्दीपक बोला जाता है। एक तो एक्सप्लेनेशन ये है। दूसरी, अनुबंधित उद्दीपक वह होता है जिसको स्वाभाविक उद्दीपक से पहले दिया जाता है। ठीक है, यानी अनुबंधित उद्दीपक का अनुबंध जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ करवाया जाता है। फिर सीआर है, कंडीशनल रिस्पॉन्स। अनुबंधित अनुक्रिया वह अनुक्रिया होती है जो अनुबंधित उद्दीपक के प्रति की जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इन चारों कंसेप्ट की डेफिनेशंस भी पूछी जाती है। अनुक्रिया की डेफिनेशन तो सिंपल है, क्योंकि व्यवहारवादी जितने भी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण उद्दीपक है। उद्दीपक ही अनुक्रिया को उत्पन्न करवाएगा, उद्दीपक ही निर्धारित करेगा अनुक्रिया की प्रकृति क्या, कैसी और कब वो उत्पन्न होगी। तो यहाँ जो उद्दीपक होगा वही महत्वपूर्ण है। तो जिस उद्दीपक के लिए जो अनुक्रिया हो रही है उसका नामकरण वैसा ही कर दिया गया, यानी जो स्वाभाविक उद्दीपक के लिए अनुक्रिया हो रही है वो स्वाभाविक अनुक्रिया, और जो अनुबंधित उद्दीपक के लिए हो रही है वो अनुबंधित अनुक्रिया। अब इसके बाद में इन्होंने क्या है, क्रम दिया था इन्हीं 4 उद्दीपक अनुक्रियाओं का, और उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही क्रम क्या है या निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है। तो इन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट 3 स्टेज में, 3 फेजेस में कंप्लीट किया था। पहली जो अवस्था थी इसको प्री ट्रेनिंग फेज यानी पूर्व प्रशिक्षण अवस्था माना जाता है।
यानी यहाँ प्रशिक्षण देने का कोई प्रयास नहीं किया गया, यहाँ केवल स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया पर फोकस किया गया जो रूटीन वर्क होता है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, शुरुआत में पहले दिन ही यूसीएस यानी भोजन लेकर आ रहे हैं लैब के अंदर, और डॉग के द्वारा जो है इस यूसीएस यानी भोजन के प्रति जो है यूसीआर स्वाभाविक अनुक्रिया जो लार स्राव की थी वो उत्पन्न की जाती है। तो ये पहली कंडीशन थी, यहाँ कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, यहाँ स्वाभाविक उद्दीपक है और उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया है। 2 दिन तक ये चला। उसके बाद में जो है इन्होंने सेकंड फेज या सेकंड स्टेज जो है वो शुरू की। द्वितीय अवस्था जो है इसको ट्रेनिंग फेज यानी प्रशिक्षण अवस्था माना जाता है। इसमें डॉग को अनुबंधन स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पहले जो है वो सीएस यानी घंटी की आवाज जो है वो सुनाई देती है। उसके बाद यूसीएस पेवलोव भोजन लेकर अंदर आते हैं और उसके बाद जो है यूसीआर कुत्ते के द्वारा लार स्राव की अनुक्रिया की जाती है। यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हर बार पहले घंटी बजती है, फिर भोजन दिखाई देता है, फिर डॉग जो है लार स्राव की अनुक्रिया करता है। ये ट्रेनिंग फेज थी। तीसरी जो अवस्था है थर्ड फेज है, इसको कंडीशनिंग फेज यानी अनुबंधन अवस्था माना गया। इसमें उद्दीपकों का क्रम तो यही था, पहले घंटी बजाते यानी सीएस पहले आता, फिर उसके बाद में यूसीएस यानी भोजन लेकर पेवलोव अंदर आते और अनुक्रिया जो है वो यूसीआर की जगह सीआर हो गई लार स्राव की। इनमें देखिए पहले 2 में लार स्राव की अनुक्रिया को यूसीआर बोला जा रहा है, स्वाभाविक अनुक्रिया बोला जा रहा है। तीसरा जो फेज है उसमें लार स्राव की अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया यानी सीआर बोला जा रहा है। कारण क्या है ध्यान में रखिए, मैंने आपको पहले ही बताया भी व्यवहारवादी हैं और व्यवहारवादियों के हिसाब से उद्दीपक महत्वपूर्ण है। उद्दीपक ही निर्धारित करेगा अनुक्रिया क्या, कैसे, कब और किस प्रकृति की होगी, नेचर कैसा होगा। तो जब तक अनुक्रिया लार स्राव की भोजन के लिए हो रही है तब तक वो यूसीआर है। ठीक है, प्रशिक्षण अवस्था में घंटी तो बजाई पर लार स्राव की अनुक्रिया जो है वो भोजन के प्रति ही हो रही थी। पेवलोव घंटी बजाते, फिर भोजन लेकर अंदर आते और भोजन जैसे ही पिंजरे के पास पहुंचता तब तक फ्लास्क में लार उनको दिखाई देती। यानी इसमें ट्रेनिंग तो दी जा रही थी, घंटी बज रही थी, पर ट्रेनिंग फेज में प्रशिक्षण अवस्था में भोजन के प्रति ही लार स्राव की अनुक्रिया हो रही थी। 2-3 दिन तक ये स्टेप चलता रहा। फिर उसके बाद में इन्होंने देखा जैसे ही वो घंटी बजाकर लैब के अंदर एंट्री करते हैं फ्लास्क में उनको लार दिखाई देती है। कुत्ते को भोजन तो दिखाई नहीं दिया, उसको केवल घंटी की आवाज सुनाई दी थी, यानी घंटी के रूप में उद्दीपक उपस्थित हुआ और उसके प्रति वो अनुक्रिया हुई है। तब इस अनुक्रिया को लार स्राव को सीआर बोला गया। तो आप ध्यान में रखिए जिस उद्दीपक के लिए अनुक्रिया हो रही है उसी के हिसाब से अनुक्रिया का नामकरण होगा। जब तक भोजन के लिए हो रही है तब तक यूसीआर है, जब घंटी के लिए होना शुरू हुई तब उसका नाम जो है सीआर रखा गया। अब इनमें से क्वेश्चन आता है भी निम्न में से पेवलोव के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया का सही क्रम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में 3 सही क्रम दिए होते हैं, आपके सामने हैं, तीनों के तीनों सही हैं। और इसमें एक क्रम जो है इसको कंडीशनिंग फेज को चाहे ऐसे लिख लें सीएस यूसीएस सीआर, या इसको सीएस सीआर भी लिखा जाता है, तो ये भी क्रम जो है वो सही होगा। क्यों सही होगा, यहां घंटी की आवाज उत्पन्न हुई और जैसे ही एंट्री करते यानी कुत्ते को भोजन दिखाई दे उससे पहले ही उसने लार स्राव की अनुक्रिया कर दी। भोजन तो आ रहा है पर अनुक्रिया लार स्राव की हो रही है। ये लार स्राव की अनुक्रिया हालांकि की घंटी के लिए गई है
परंतु कारण क्या है? भोजन है। भी घंटी के बाद भोजन आता है, तभी डॉग लार स्राव की अनुक्रिया कर रहा था। अब यहाँ इसको ऐड कर लें, CS UCS या CR लिख लें तो भी सही है, और इसको CS CR लिख दें तो भी सही है। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से उद्दीपक अनुक्रिया का सही क्रम नहीं है, तो उसमें 3 ऑप्शन जो है ज्यादातर यही दिए होते हैं। एक तो प्रशिक्षण अवस्था, अनुबंधन अवस्था और अनुबंधन अवस्था का दूसरा क्रम। कई बार ये पूछा जाता है कि निम्न में से पैवलोव के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया का सही क्रम क्या है, तब एक छांटना होता है। उस समय जो है अधिकतर यही क्रम दिया होता है, अनुबंधन अवस्था वाला। उसमें CS UCS CR भी लिखा होता है, ये भी सही है, और उसमें क्वेश्चन में कई बार CS CR लिखा आता है, ये भी सही है। तो इनका क्रम आप ध्यान में रखिए। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं और पूछा जाता है व्यवहारिक क्वेश्चन भी, इस एग्जाम्पल में या इस उदाहरण में UCS क्या है, UCR क्या है। एक उदाहरण देखिए, RPSC का ही, ये RS में आया था पेपर में, और उसके बाद में RPSC के जो स्कूल टीचर हैं उनमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये था, एक लड़की अपने घर से बाहर निकलती है, बादल गरजते हैं, फिर बिजली चमकती है और वो डर कर अंदर भाग जाती है। फिर अगली बार जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, जैसे ही बिजली चमकी वो डर कर अंदर भाग गई। कई बार जब ऐसे प्रयास होते हैं, उसके बाद जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, बादल गरजते हैं, वो डर कर अंदर भाग जाती है। उपरोक्त उदाहरण में CS क्या है, ये छांटना होता है। तो स्वाभाविक उद्दीपक मैंने आपको बताया, जो हर परिस्थिति में एक जैसी अनुक्रिया उत्पन्न करे, पर इस उदाहरण में इस डेफिनेशन के हिसाब से हम नहीं छांट सकते, क्योंकि बादल की गर्जना से डरना या बिजली की चमकने से डरना हर व्यक्ति नहीं करता है, कुछ एक डरते हैं, सारे नहीं डरते हैं। पर ऐसे यदि एग्जाम्पल हो तो आप ध्यान में रखिए, पहले उद्दीपक जिसके प्रति अनुक्रिया हो रही है उस उद्दीपक को हम UCS मानेंगे, वो स्वाभाविक उद्दीपक होगा उस प्राणी के लिए। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में देखिए, लड़की घर से बाहर निकलती है, पहले बादल गरजते हैं, फिर बिजली चमकती है और वो डर कर अंदर भाग जाती है। यानी वो किससे डर रही है? वो, उसका स्वभाव है बिजली के चमकने से डरना। तो इस उदाहरण में बिजली का चमकना जो है वो UCS है। अनुक्रिया बिजली के चमकने से वो डर कर अंदर भाग रही है, डरने की जो अनुक्रिया है वो UCR है। फिर इसमें एक उद्दीपक और है, बादल का गर्जना। तो बादल का गर्जना जो होगा वो CS होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। CS क्या है? बादल का गर्जना, और CR क्या है? बादल के गर्जने से डर कर अंदर भागना। तो यहाँ क्रम भी देख लीजिए, पहले बादल गरजते हैं, फिर बिजली चमकती है और लड़की डर कर अंदर भाग जाती है। ट्रेनिंग फेज होगी। जब लगातार बार बार ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है, बार बार ऐसी परिस्थितियां होती है, तब क्या होता है, अगले प्रयासों में जैसे ही लड़की बाहर निकलती है, बादल गरजते हैं और वो डर कर अंदर भाग जाती है बिजली चमकने से पहले ही। तो जो बादल की गर्जना के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसको अनुबंधित अनुक्रिया बोला जाता है, और जो बादल की गर्जना है वो अनुबंधित उद्दीपक है। तो इस तरह उदाहरण दिए जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उनमें से पूछा जाता है क्या CS है, क्या UCS है, क्या CR है, क्या UCR है, और कई बार सीधा उदाहरण दे दिया जाता है, पूछा जाता है या निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। तो इस अधिगम सिद्धांत में आप ध्यान में रखिए, उद्दीपक बदल रहे हैं, कम से कम 2 उद्दीपक होंगे, पर अनुक्रिया जो है हर बार सेम होगी। और ये एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जिसमें उद्दीपक बार बार बदलेंगे, अनुक्रिया नहीं बदलेगी। यहाँ भी देखिए, इसमें कुत्ता हर बार लाल स्राव की अनुक्रिया कर रहा है। अब जो एग्जाम्पल दिया है उसमें हर बार डरने की अनुक्रिया हो रही है, उद्दीपक बदल रहे हैं, पहले वो बिजली के चमकने से डर रही थी, बाद में बादल के गरजने से। तो उद्दीपक जो है कम से कम 2 होंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं, अनुक्रिया हर बार सेम रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। तो ये ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद में पैवलोव ने अनुबंधन के प्रकार दिए हैं। टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ कंडीशनिंग बोलते हैं इसको, अनुबंधन के प्रकार। अनुबंधन के प्रकार में सीएस और यूसीएस यानी जो उद्दीपक हैं उन उद्दीपकों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है उसी के अनुसार इन्होंने अनुबंधन के प्रकार बताए हैं। मूल रूप से 3 है और वर्गीकृत किया जाए तो ये 4 हो जाते हैं। पहला प्रकार है समक्षणिक अनुबंधन, इंग्लिश में इसको साइमल्टेनियस कंडीशनिंग भी बोलते हैं। दूसरा प्रकार है अग्रगामी अनुबंधन, इसको फॉरवर्ड कंडीशनिंग बोलते हैं। अग्रगामी अनुबंधन के इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। एक है विलंबित अनुबंधन, जिसको डिलेड कंडीशनिंग बोला जाता है। दूसरा प्रकार है इसका संकेत अनुबंधन, जिसको इंग्लिश में ट्रेस कंडीशनिंग बोला जाता है। और लास्ट जो चौथा प्रकार है पश्चगामी अनुबंधन, इसे बैकवर्ड कंडीशनिंग बोला जाता है। मूल रूप से 3 प्रकार हैं। अग्रगामी के 2 प्रकार हो गए, इसके हिसाब से ये 4 प्रकार होते हैं। इनमें उद्दीपक अनुक्रिया इनमें जो अनुबंधित और स्वाभाविक उद्दीपक है उनके हिसाब से व्यवस्थित किया गया है। पहले समक्षणिक अनुबंधन को देखिए। समक्षणिक को हिंदी में कई बार समकालिक बोला जाता है, कई बार समसामयिक बोला जाता है, खूब सारे नाम है। इंग्लिश में साइमल्टेनियस कंडीशनिंग बोलते हैं। नाम से स्पष्ट होता है इसमें सीएस और यूसीएस दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। पहले जो है सीएस उपस्थिति, यहां पर उपस्थित होने का समय और यहां हटने का समय, ऑन ऑफ। और यहां यूसीएस। तो सीएस और यूसीएस अनुबंधित और स्वाभाविक उद्दीपक दोनों की उपस्थिति का टाइम एक ही है। ठीक है, एक ही समय पर दोनों उपस्थित हो रहे हैं। जब घंटी की आवाज सुनाई दे रही है तभी भोजन कुत्ते को दिखाई दे रहा है। दोनों ही काम एक साथ होते हैं, एक ही समय पर उपस्थित होते हैं। दूसरा प्रकार अग्रगामी अनुबंधन है, फॉरवर्ड कंडीशनिंग इसको बोलते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, इसमें पहले सीएस आएगा, उसके बाद यूसीएस आएगा। तो इसके प्रकार में देखें, डिलेड कंडीशनिंग में विलंबित अनुबंधन जो होता है इसमें क्या होता है, अग्रगामी है तो सीएस पहले आएगा और सीएस के बंद होने से पहले ही यूसीएस आ जाएगा। ठीक है, पहले घंटी बजाई जाएगी, घंटी लगातार बज रही है, उसके बंद होने से पहले भोजन आ जाता है, भोजन दिखाई दे जाता है। इसका जो है टाइम पीरियड इन्होंने ये रखा भी कुल टाइम का 1/3 हिस्सा जब अनुबंधित उद्दीपक उपस्थित हो जाता है उसके बाद में जो है स्वाभाविक उद्दीपक आ जाता है। यानी मान लीजिए घंटी को 1 मिनट बजाना है, ठीक है, कुल 1 मिनट इसे बजाएंगे और 1 मिनट जब कुल बजाना है तो ये 45 सेकंड तक बज जाती है। 45 सेकंड बजने के बाद में भोजन आ जाता है, फिर कुत्ता जो है भोजन ग्रहण करना शुरू कर देता है। 15 सेकंड और घंटी बजती है, 1 मिनट का टाइम पूरा करेगी और बंद हो जाएगी।
ये विलंबित अनुबंधन था। तो विलंबित अनुबंधन की परिभाषा यही है, इसमें अनुबंधित उद्दीपक पहले उपस्थित होता है और अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति के दौरान ही स्वाभाविक उद्दीपक उपस्थित हो जाता है। फिर संकेत अनुबंधन है। संकेत में CS जो है यानी घंटी की आवाज जो है वो केवल संकेत का काम करती है, यानी पहले घंटी बजाई और जब घंटी बजकर बंद हो गई तब उसके बाद में भोजन आया। तो यहाँ घंटी केवल संकेत का काम कर रही है, इंडिकेशन दे रही है भी अब भोजन आने वाला है। घंटी बज गई, बजकर बंद हुई, बंद होते ही कुत्ते को भोजन दिखाई दे गया। लास्ट जो है पश्चगामी अनुबंधन, बैकवर्ड कंडीशनिंग नाम से स्पष्ट है, उल्टा होता है। इसमें पहले यूसीएस आता है, यानी पहले भोजन आएगा और उसके बाद जो है घंटी बजेगी। भोजन पहले आ रहा है, भोजन कर लेता है कुत्ता, भोजन ग्रहण कर लेता है, उसके बाद में घंटी बजाई जाती है। तो इस हिसाब से देखें इनमें सब में ये सबसे निम्न स्तर का है कि भोजन कर लिया उसके बाद में घंटी बजाते रहे, कभी भी लाल स्राव की अनुक्रिया होगी नहीं। यानी अनुबंधन का ऐसा प्रकार है जिसमें कभी भी अनुबंधन स्थापित नहीं होगा। इन तीनों में से बेस्ट देखें, बेस्ट पूछा जाता है। पहले हम बात करें समक्षण की। उससे पहले आप ये समझिए, पैवलोव के लिए जैसे स्किनर के लिए पुनर्वलन अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही पैवलोव के लिए सामीप्यता यानी कॉन्टिग्यूटी ये महत्वपूर्ण होती है। सामीप्यता किसके बीच में? CS और UCS। पैवलोव के लिए सीखने की सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी चीज क्या है? वो ये है सामीप्यता CS और UCS की। इन दोनों के बीच का समय अंतराल जितना कम होगा अनुबंधन उतनी ही जल्दी होगा। घंटी बजने के जितनी जल्दी बाद भोजन आएगा, जितनी जल्दी आएगा उतनी ही जल्दी जो है अनुबंधन स्थापित हो जाएगा। तो सामीप्यता ध्यान में रखिए, आगे भी आएगा। सामीप्यता के नाम से सिद्धांत भी है गत्तरी का, सामीप्यता के नाम से गेस्टाल्टवादियों का एक नियम भी है। यहाँ सामीप्यता एक कारक के रूप में काम कर रहा है पैवलोव के लिए। तो पैवलोव के लिए अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होती है वो कॉन्टिग्यूटी है। किसके बीच में? CS एंड UCS के बीच में। तो इस हिसाब से देखें कि जिसमें CS और UCS का समय अंतराल कम होगा वही सबसे बेस्ट होगा। समक्षणी की हम बात करते हैं, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग की। इसमें दोनों एक साथ आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा लाल स्राव की जो अनुक्रिया है वो किसके लिए होगी। जब भोजन आया, भोजन के साथ ही घंटी बज रही है, तो जो लाल स्राव की अनुक्रिया होगी पता नहीं चलेगा वो घंटी के लिए हो रही है या भोजन के लिए। तो यहाँ अनुबंधन स्थापित हुआ या नहीं हुआ ये पता ही नहीं चलेगा। बेस्ट जो है अग्रगामी होता है। अग्रगामी के दोनों प्रकार में बेस्ट कौन सा है? बेस्ट वो होगा जिनमें दोनों के बीच का टाइम पीरियड कम होगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए 1 मिनट तक जो है घंटी बजानी है, यानी CS की उपस्थिति का टाइम 1 मिनट है। तो जब हम डिलेड कंडीशनिंग की बात करते हैं, विलंबित अनुबंधन की, घंटी 1 मिनट बजानी है, घंटी बजने के 45 सेकंड बाद में भोजन आ जाता है, यानी CS और UCS की उपस्थिति के बीच का टाइम पीरियड जो है 45 सेकंड है विलंबित अनुबंधन में। संकेत अनुबंधन में देखिए यहाँ भी घंटी 1 मिनट बजानी है, तो पूरा 1 मिनट घंटी बजने के बाद भोजन आ रहा है, तो यहाँ घंटी और भोजन के बीच का टाइम पीरियड 1 मिनट है। तो सबसे कम टाइम पीरियड जो होगा इनकी उपस्थिति का वो विलंबित अनुबंधन में होगा। इसी कारण विलंबित अनुबंधन जो है सबसे बेस्ट है। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। ये अनुबंधन के प्रकार थे। इसके बाद में पैवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट दिए हैं, प्रायोगिक पहलू दिए हैं। प्रायोगिक पहलू में पहला उद्दीपक सामान्यीकरण, जिसको इंग्लिश में स्टिमुलस जनरलाइजेशन बोला जाता है।
उद्दीपक सामान्यीकरण। पीछे आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड 2015 का पेपर देखोगे, कम से कम 3 पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। सी टेट के, एच टेट के या रीट के आप पुराने पेपर देखोगे, उनमें भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। उद्दीपक सामान्यीकरण होता क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण, सामान्यीकरण से मतलब होता है सब पर लागू करना, यानी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। उद्दीपक सामान्यीकरण की बात की जा रही है तो प्रत्येक उद्दीपक के साथ सेम ही यानी एक जैसी अनुक्रिया उत्पन्न करना उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। उद्दीपक बदलते रहेंगे, अनुक्रिया नहीं बदलेगी, हर उद्दीपक के लिए एक जैसी ही अनुक्रिया होगी। इस कंसेप्ट से रिलेटेड वाटसन और रेनर, जेबी वाटसन जो व्यवहारवाद के जनक थे और उनकी पहले स्टूडेंट और बाद में वाइफ बनी रेनर, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट एल्बर्ट नाम के बच्चे पर किया था। उसमें इन्होंने फोबिया को पैदा किया और फिर फोबिया का इलाज किया। तीनों कंसेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं। वाटसन और रेनर का संबंध किस अधिगम सिद्धांत से है? तो ध्यान में रखिए, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत से है। वाटसन और रेनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो उद्दीपक सामान्यीकरण से संबंधित था। वाटसन और रेनर का जो सब्जेक्ट था, प्रयोज्य था, वो एल्बर्ट नाम का बच्चा है। पहले रीट के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। और इन्होंने क्या किया, एल्बर्ट नाम के बच्चे में पहले फोबिया पैदा किया, फिर उस फोबिया का इलाज किया। फोबिया क्या होता है? असंगत भय होता है, इररिलेवेंट फियर, यानी चीज वास्तव में डरावनी नहीं है फिर भी व्यक्ति डरता है। तो जो डर है वो वास्तव में उद्दीपक के संगत नहीं होता है, उद्दीपक से रिलेवेंट नहीं होता है। जैसे ऊंचाई से डरते हैं खूब सारे लोग, अब ऐसा तो है नहीं छत पे गए और जाते वो नीचे गिरेंगे और मर जाएंगे, पर फिर भी वो डरते हैं ऊंचाई से। कुछ पानी से डरते हैं, कुछ आग से डरते हैं। आग दूर जल रही है, आधा किलोमीटर दिखाई दे रही है, व्यक्ति चीख रहा चिल्ला रहा है, अब इतनी दूर से आग जलाएगी तो नहीं। पानी से डरते हैं, अब कई तो ऐसे होते हैं पानी गिलास में है या फर्श पर पड़ा है फिर भी उससे डर रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, तो वो वहां डरावना नहीं है, फिर भी व्यक्ति उससे डरता है, इसे फोबिया बोला जाता है। ठीक है, फोबिया का मतलब असंगत भय, इररिलेवेंट फियर। और वाटसन और रेनर का एक्सपेरिमेंट एल्बर्ट पर क्या था, इन्होंने अपनी लैब में एल्बर्ट को बुलाया। एल्बर्ट की एज कई जगह 11 साल और कई जगह 7 साल मिलती है, तो एज के बारे में आप मत सोचिए, एल्बर्ट एक बच्चा था, यही ध्यान में रखिए। उस समय आजकल जैसे टेडी बियर चल रहे हैं, उस समय खरगोश रोएदार खिलौने थे व्हाइट रंग के फर वाले, उनसे बच्चे खेलना ज्यादा पसंद करते थे जैसे आज टेडी बियर से खेलना पसंद करते हैं। वाटसन को बुलाया गया और वाटसन को बोला, एल्बर्ट को बुलाया वाटसन ने और इनको बोला भी लैब में रूम के अंदर आपके लिए खिलौना पड़ा है, एक सरप्राइज है, आप जाके उठा लाइए। एल्बर्ट आया, उसने लैब का गेट खोला और जैसे ही अंदर गया उसको खिलौना दिखाई दिया, वो खुशी से उछल पड़ा, उस खिलौने के पास गया, खरगोश के पास जैसे ही गया उसको हाथ लगाने का प्रयास किया उठाने के लिए, तो अचानक तेज डरावनी आवाज पैदा की, जैसे रामसे ब्रदर्स की मूवी होती है, आवाज से ही लोग डर जाते हैं, वैसी कंडीशन थी। तेज आवाज पैदा हुई, बच्चा डर कर पीछे हट जाता है, फिर इधर उधर देखता है, कोई दिखाई नहीं दिया, फिर खिलौने को उठाने का जैसे ही प्रयास करता है, फिर वो तेज डरावनी आवाज होती है, बच्चा डर कर पीछे हट जाता है। तो ऐसे जितनी बार भी एल्बर्ट उस खिलौने को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, उतनी बार तेज डरावनी आवाज पैदा कर दी जाती है। एल्बर्ट जो है वो उस खिलौने से डरना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद में उसको घर लाया जाता है और डर का स्तर जो है धीरे धीरे अपने आप बढ़ता रहता है। वो पहले उनके घर का जो पालतू कुत्ता व्हाइट बालों वाला था, जिसके साथ वो खेलते हुए बड़ा हुआ था, वो उससे डरना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद में सफेद फर वाले जो कपड़े होते हैं उनसे डरने लगता है। फिर धीरे धीरे सफेद फर वाली जो भी चीजें होती है सभी से डरने लगता है। तो उसमें फोबिया नाम की बीमारी बन जाती है व्हाइट फर वाली चीजों के प्रति। इनसे असंगत भय यानी डर शुरू हो जाता है। अब ये असंगत क्यों है? खिलौना है, निर्जीव है, काटता तो है नहीं, फिर भी उससे डर रहा है। इनके घर में पालतू जो डॉग था व्हाइट बालों वाला, जिसके साथ खेलता हुआ ये बड़ा हुआ था, अब तक नहीं नुकसान पहुंचाया, पर अब उससे डर रहा है, कपड़ों से डर रहा है, सफेद रंग की व्हाइट फर वाली सभी चीजों से डर रहा है। तो वो चीजें वास्तव में डरावनी नहीं है फिर भी डर रहा है, इस कारण इसको फोबिया बोला गया है। अब इसमें उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है?
उद्दीपक बदल रहे हैं पर अनुक्रिया हर बार एक ही रह रही है। पहले रोएदार खरगोश जो है व्हाइट फर वाला, उससे वो डरता है, उसके प्रति है डरने की अनुक्रिया। फिर अपने घर के पालतू कुत्ते के प्रति डरने की अनुक्रिया, फिर व्हाइट फर वाले कपड़ों से डरने की अनुक्रिया, और फिर व्हाइट रंग के प्रत्येक जो उद्दीपक उसके सामने उपस्थित होगा फर वाला, उससे वो डर रहा है। तो उद्दीपक बदलते जा रहे हैं, अनुक्रिया हर बार सेम ही है, इसी को उद्दीपक सामान्यीकरण बोला जाता है। ठीक है, यही इन्होंने वाटसन और रेनर ने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने उस बच्चे का इलाज भी किया। एल्बर्ट को वापस अपनी लैब में लाए, खिलौने को दूर कोने में रख दिया और गेट के अंदर एंट्री करते ही खूब सारी चॉकलेट जो बच्चे खाना खूब पसंद करते हैं वो एक ट्रे में डालकर रख दी, और एल्बर्ट को बोला भी आप जाओ और आपके लिए एक सरप्राइज है, आप ले आओ। तो एल्बर्ट पहले ही डरा हुआ था भी इसमें वो खरगोश होगा। उसको मोटिवेट किया जाता है वाटसन और रेनर के द्वारा, और मोटिवेट करके भी वो बहुत दूर है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अंदर भेजा जाता है। जैसे ही गेट खोलता है सामने चॉकलेट भी पड़ी है और वो खिलौना भी पड़ा है। वो एल्बर्ट पहले डर कर भाग जाता है, फिर उसको वापस मोटिवेट करके अंदर भेजा जाता है। एल्बर्ट आगे पीछे होते होते चॉकलेट उठाकर भाग जाता है। फिर अगले ट्रायल में जो है इन दोनों के बीच की, खिलौने के और चॉकलेट के बीच की दूरी कम कर दी जाती है और मोटिवेट करके उसको बार बार अंदर भेजा जाता है, और वो देखता है भी इतनी दूरी में पिछले प्रयास में नुकसान नहीं हुआ, शायद इतनी नजदीक जाएंगे तो भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, शायद और नजदीक जाएंगे तो भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मोटिवेट करके भेजते रहते हैं और उनके बीच की दूरी कम करते करते अंतिम प्रयास में ऐसा होता है जिस ट्रे के अंदर चॉकलेट पड़ी है उसी में वो खिलौना है। अब रेनर उसके नजदीक तक तो पहुंचना सीख गया था, भी यहाँ तक जो है डरना जरूरी नहीं है, नुकसान नहीं होगा, पर उसी प्लेट में चॉकलेट है और वहीं खिलौना पड़ा है। तो रेनर जो एल्बर्ट है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाते लगाते हाथ बढ़ाता है, पीछे कर लेता है, हाथ बढ़ाता है, पीछे कर लेता है, अचानक झपटी मारकर चॉकलेट उठाकर भाग जाता है। फिर वो देखता है कि उसी ट्रे में से मैंने चॉकलेट उठाई और वो नुकसान नहीं कर पाया। धीरे धीरे जब प्रयास बढ़ाए जाते हैं तो उसका डर खत्म हो जाता है और वो उस खिलौने से खेलना शुरू कर देता है। तो ये वाटसन और रेनर का एक्सपेरिमेंट था। एल्बर्ट नाम के बच्चे पर पहले फोबिया पैदा किया गया, फिर इस फोबिया का इलाज किया गया। उद्दीपक सामान्यीकरण से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखिए। क्वेश्चन ये था कि एक लड़की को लाल गुलाब दिया गया, गुलाब की डंडी में एक कांटा था, वो कांटा लड़की के चुभा और इतना दर्द हुआ कि उसने लाल गुलाब से डरना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे अपने आप ही डर का स्तर, जो लाल चीजें देखते देखते डर का स्तर बढ़ा, फिर उसको लाल कपड़ों से नफरत हो गई, लाल कपड़ों से डरने लग गई, फिर धीरे धीरे लाल रंग की प्रत्येक चीज से उसने डरना शुरू कर दिया। तो यह उदाहरण है, पूछा जाता है ऑप्शन में, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया विभेदन। तो यहाँ ध्यान में रखिए ये उद्दीपक सामान्यीकरण से संबंधित है। इसमें क्या हुआ, पहले उद्दीपक था लाल गुलाब, अनुक्रिया हुई डरने की। दूसरा उद्दीपक कपड़े थे, अनुक्रिया हुई फिर डरने की। तीसरे चौथे उद्दीपक बदलते रहे पर रंग लाल था, स्तर बदल रहा था, बदलते रहे उद्दीपक पर हर बार अनुक्रिया नहीं बदली, अनुक्रिया डरने की ही रही। इसीलिए ये उदाहरण संबंधित है उद्दीपक सामान्यीकरण से। नेक्स्ट जो है वो है उद्दीपक विभेदन, इसका जस्ट उल्टा। उद्दीपक विभेदन यानी स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन या विभेदन का अर्थ होता है अंतर। जैसे ही उद्दीपक में अंतर हो, विभेद हो, उद्दीपक बदले, अनुक्रिया बदल जाए, उसी को उद्दीपक विभेदन बोलते हैं। उद्दीपक विभेदन उद्दीपक सामान्यीकरण का जस्ट विपरीत होता है। उद्दीपक सामान्यीकरण में तो उद्दीपक बदल रहे हैं, बदलते उद्दीपकों के प्रति सेम ही अनुक्रिया हो रही है। इसमें उद्दीपक बदलेंगे, जैसे ही उद्दीपक बदलेंगे अनुक्रिया अलग होगी। जैसे ये लड़की का जो एग्जाम्पल दिया है, लाल गुलाब का कांटा चुभा था, लाल गुलाब से तो डरे, पर लाल कपड़े उसे पसंद हो और वो ज्यादातर लाल ड्रेसेज ही पहनती हो। तो यहाँ लाल रंग का जब गुलाब आता है तो वो डरती है,
और लाल रंग के जब कपड़े आते हैं तो उनको पहनना पसंद करती है। यही उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। भी उद्दीपक में परिवर्तन होने के साथ ही अनुक्रिया में भी परिवर्तन हो जाए। फिर इसके बाद में एक कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विलोपन। इंग्लिश में एक्सटेंशन बोला जाता है। विलोपन का अर्थ होता है भूलना, धीरे धीरे भूलना। फॉरगेटिंग, विस्मरण एक शब्द होता है। उसमें क्या होता है, आज आपने खूब सारी चीजें याद की और कुछ समय के बाद में आपके जो मेमोरी ट्रेसेस थे वो सारे के सारे लैप्स हो गए, यानी जो आपकी याददाश्त थी, स्मृतियां थी, वो सारी साफ हो गई। आपको पहले सारा याद था, फिर एकदम सारा साफ हो गया। उसी को भूलना या फॉरगेटिंग बोलते हैं। इसी से मिलता जुलता जो शब्द होता है विलोपन होता है। विलोपन में क्या होता है, सीखी गई चीजें धीरे धीरे विलुप्त होती है, व्यक्ति धीरे धीरे भूलता है। आज आपने 20 पेज याद किए, रिवाइज नहीं कर रहे हो, कल एक भूलोगे, परसों 2, फिर अगले दिन 3, फिर 4, फिर 5, धीरे धीरे भूल रहे हो। उसी को विलोपन बोला जाता है। इसके लिए पेवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज किया था। पेवलोव ने क्या किया, पहले तो कुत्ते को सिखाया घंटी के प्रति लाल स्राव की अनुक्रिया। घंटी बजते ही वो लाल स्राव कर रहा था। किस कारण कर रहा था, घंटी बजने के बाद में भोजन आ रहा था। ठीक है, पहले तो सिखाया, फिर सीखी गई अनुक्रिया को विलुप्त किया। सिखाया क्या, घंटी बजाते, उसके बाद भोजन आता बार बार। जब ये दोनों साथ आ रहे थे, हर बार घंटी बज रही थी, भोजन आ रहा था, घंटी बज रही थी, भोजन आ रहा था, तो डॉग ने क्या किया, घंटी बजते ही लाल स्राव करने की अनुक्रिया शुरू कर दी, यानी अनुबंधन हो गया। घंटी के लिए लाल स्राव की अनुक्रिया वो सीख गया। अब इसका विलोपन क्या किया, इन्होंने यूसीएस जो है इसको हटा दिया। घंटी बजाते, खाली हाथ लैब में आ जाते। कुत्ता जो है वो घंटी के प्रति लाल स्राव की अनुक्रिया सीखा हुआ था, तो कुछ समय तक तो 2-3 दिन तो वो घंटी के प्रति लाल स्राव की अनुक्रिया करता रहा। जैसे ही घंटी बजी, वो खाली हाथ अंदर आते हैं, देखते हैं फ्लास्क में लाल मौजूद है, यानी वो सलाइवेशन कर रहा है। तो हर बार उसको उम्मीद बनी रहती, शायद इस बार भोजन ले आएंगे, शायद इस बार भोजन ले आएंगे। पर जब लगातार 2 दिन तक घंटी बजने के बाद भोजन नहीं आ रहा है, तो कुत्ते ने क्या किया, लाल स्राव की अनुक्रिया को बंद कर दिया। इसे ही विलोपन बोला जाता है। सीखी गई अनुक्रिया का धीरे धीरे विलुप्त होना। 2-3 दिन तक तो लाल स्राव की अनुक्रिया की थी, फिर उसके बाद में जो है 15-20 बार घंटी बजती तो लाल स्राव की अनुक्रिया होती 2 बार, 3 बार। फिर 50 बार घंटी बजती तो 50 में से लाल स्राव की अनुक्रिया वो 4 बार। फिर 100 बार बजती तो 100 में भी 4 बार करने लगा। और धीरे धीरे जो है अगले दिन क्या हुआ, पूरे दिन घंटी बजाकर वो खाली हाथ आते रहे और कुत्ते ने लाल स्राव की अनुक्रिया बंद कर दी। तो इन्होंने क्या किया, पहले सिखाया उस अनुक्रिया को, फिर सीखी गई अनुक्रिया का विलोपन किया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो डेफिनेशन दी जाती है विलोपन होता क्या है। तो विलोपन का मतलब सीखी गई अनुक्रिया का धीरे धीरे भूलना ही विलोपन होता है। अब क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए कि पेवलोव के अनुसार विलोपन का कारण क्या है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें कई कारण है, आप ध्यान में रखिए। सबसे मेन कारण तो है लैक ऑफ यूसीएस, यानी भोजन की कमी। जब घंटी के बाद में भोजन देना बंद किया, तभी घंटी के लिए लाल स्राव की अनुक्रिया का विलोपन हुआ। तो सबसे मेन कारण तो है लैक ऑफ यूसीएस, यानी स्वाभाविक उद्दीपक का अभाव। अब जब ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये भोजन पुनर्बलन का ही काम कर रहा है कि घंटी के प्रति लाल स्राव की अनुक्रिया किसके कारण हो रही है, भोजन के कारण। तो भोजन पुनर्बलित कर रहा है लाल स्राव की अनुक्रिया को, भोजन अभिप्रेरित कर रहा है लाल स्राव की अनुक्रिया को। तो जब ऑप्शन में स्वाभाविक उद्दीपक का अभाव नहीं है, तो हम उसमें से छांटेंगे पुनर्बलन का अभाव। जब पुनर्बलन का भी अभाव नहीं है, तब हम उसमें से छांटेंगे अभिप्रेरणा का अभाव। वो भी नहीं है, नेट के पेपर के हिसाब से हम बात करें, उसमें क्या था, उद्दीपकों का सीएस और यूसीएस दोनों उद्दीपकों की पुनरावृत्ति का अभाव। ठीक है, सीएस और यूसीएस दोनों की पुनरावृत्ति का अभाव, जो नेट के पेपर में सही माना गया था साइकोलॉजी के। तो उसके हिसाब से देखिए, तो पुनरावृत्ति का अभाव ही हुआ कि केवल सीएस आ रहा है, यूसीएस नहीं आ रहा है।
इनकी पुनरावृत्ति पहले जैसे नहीं हो रही है कि घंटी के बाद में भोजन आना बंद हो गया, केवल CS आ रहा है। UCS की पुनरावृत्ति बंद हुई, बंद होते ही लाल स्राव की अनुक्रिया जो है घंटी के प्रति उसका विलोपन हो गया। तो ध्यान में रखिए, विलोपन की परिभाषा सिंपल है, सीखी गई अनुक्रिया का धीरे धीरे भूलना या विस्मरण होना विलोपन कहलाता है। पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में विलोपन के कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण तो है लेक ऑफ UCS यानी स्वाभाविक उद्दीपक का अभाव। दूसरा कारण अभिप्रेरणा का अभाव, पुनर्बलन का अभाव या CS और UCS की पुनरावृत्ति का अभाव। तो ये 4-5 स्टेप्स हैं, ध्यान में रखिए, 4-5 कारण हैं विलोपन के। नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड कंसेप्ट वो है स्वतः पुनर्लाभ। इंग्लिश में इसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते हैं। स्वतः पुनर्लाभ क्या होता है? पैवलोव ने इसको परिभाषित किया, सीखी गई अनुक्रिया के विलुप्त होने के पश्चात अपने आप वापस उत्पन्न होना या प्रभाव में आना स्वतः पुनर्लाभ कहलाता है। इन्होंने सीखी गई अनुक्रिया क्या थी? घंटी के प्रति लाल स्राव की अनुक्रिया, उसका विलोपन करवाया। विलोपन जैसे ही हो गया, घंटी के प्रति लाल स्राव की अनुक्रिया कुत्ते ने जब बंद कर दी, इन्होंने 3 दिन के लिए अपना एक्सपेरिमेंट भी बंद कर दिया। चौथे दिन जैसे ही वो आते हैं वैसी ही सेम कंडीशन होती है, घंटी बजाई और लैब के अंदर गए। तो घंटी बजाते जैसे ही लैब के अंदर जाते हैं उनको फ्लास्क में लाल दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ ना तो भोजन दिया ना उसको वापस दोबारा सिखाया, 3 दिन का गैप दिया विलोपन के बाद में, और दोबारा जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया आते ही पहले घंटी बजाई और घंटी बजाते ही जैसे ही वो लैब में जाते हैं तो फ्लास्क में लार दिखाई देती है, कुत्ता लार स्राव कर देता है। इसी को इन्होंने स्वतः पुनर्लाभ कहा। भी सीखी गई अनुक्रिया का विलोपन होने के पश्चात वापस प्रभाव में आना या उत्पन्न होना स्वतः पुनर्लाभ था। फिर उसके बाद में जब वो खाली हाथ गए तो बाद के प्रयासों में जब वो घंटी बजाकर खाली हाथ जा रहे हैं तो कभी भी उनको लार दोबारा दिखाई नहीं देती है, यानी विलोपन वाली प्रक्रिया वापस शुरू हो जाती है। फिर वो 1 हफ्ते का गैप देते हैं, गैप देने के बाद जैसे ही वापस आएंगे फिर घंटी बजाई, घंटी बजाकर अंदर गए तो पहले प्रयास में वापस स्वतः पुनर्लाभ की कंडीशन होती है, फ्लास्क में लार मौजूद होती है। कुत्ता सोचता है कि शायद इस बार जो है वो भोजन लेकर आए होंगे, इतने दिन का गैप हो गया, तो उसी उम्मीद में वो लार स्राव कर देता है। आगे वापस जब भोजन नहीं मिलता है तो विलोपन की कंडीशन। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले विलोपन का एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद में इन्होंने स्वतः पुनर्लाभ का। लास्ट जो है इससे रिलेटेड कंसेप्ट है उच्च स्तर अनुबंधन। इंग्लिश में इसको हायर ऑर्डर कंडीशनिंग बोलते हैं। उच्च स्तर अनुबंधन क्या होता है, इसकी इन्होंने परिभाषा दी पैवलोव ने, जब अनुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में काम करने लगे उसी को उच्च स्तर अनुबंधन बोला जाता है। अब एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, उच्च स्तर अनुबंधन को दर्शाने के लिए थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने क्या किया, पहले प्रोसेस क्या थी, घंटी बजाते, भोजन लेकर अंदर आते और कुत्ता लार स्राव की अनुक्रिया करता। इन्होंने कुत्ते के पिंजरे के अंदर ऊपर छत पर एक बल्ब जो है लाइट वो लटका दी। पहले ये लाइट जलाते, फिर उसके बाद में घंटी बजाते, फिर भोजन लेकर अंदर आते। तो यहाँ क्या था, पहले लाइट रोशनी दिखाई देती, उसके बाद में बेल यानी घंटी की आवाज सुनाई देती, फिर फूड यानी भोजन आता और अनुक्रिया जो है वो लार स्राव की हो रही थी। ठीक है, क्रम चेंज कर दिया। अब पहले क्रम घंटी और भोजन था, तो भोजन स्वाभाविक उद्दीपक था और घंटी अनुबंधित उद्दीपक हो गया। जब घंटी से पहले लाइट और जला दी तो कुत्ता उससे पहले क्या है, घंटी के प्रति लार स्राव करने की अनुक्रिया सीखा हुआ था।
जब भी घंटी बजती वो लाल स्राव कर देता, यानी घंटी जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक बन गई थी। और उससे पहले लाइट जलाई, धीरे धीरे जब लाइट, बेल और फूड इसी क्रम में आते हैं, लाइट जलती है, घंटी बजती है, भोजन दिखाई देता है, स्लाइवेशन हो रही है, तो जब बार बार दोहराया गया तो कुत्ते ने क्या किया, लाइट के प्रति लाल स्राव की अनुक्रिया शुरू कर दी। तो जब लाइट के प्रति लाल स्राव की अनुक्रिया हो गई तो लाइट CS और स्लाइवेशन CR। तो यहाँ बेल क्या हो गई, UCS। भोजन जो है यहाँ से हट गया, मान लीजिए। तो यही डेफिनेशन है उच्च स्तर अनुबंधन की, जब अनुबंधित उद्दीपक यानी जो पहले CS था वो UCS के रूप में, स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में काम करने लगे, उसी को उच्च स्तर अनुबंधन बोला जाता है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट हैं, अनुबंधन के प्रकार हैं। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट में उद्दीपक अनुक्रिया और उनका क्रम यूज किया है, उद्दीपक अनुक्रिया के प्रकार हैं, सब पर क्वेश्चन आता है, व्यवहारिक क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल के थ्रू। और आपके मेरे हिसाब से मैक्सिमम चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इसकी शैक्षिक उपयोगिता है वो भी ध्यान में रखिएगा। जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं, कुछ विशेषताएं या उपयोगिताएं जो है वो सबकी एक जैसी है। जैसे रुचियां विकसित करना, अच्छी आदतें सिखाना, बुरी आदतें छुड़ाना, अभिवर्तियों का निर्माण, ये जो है मेन चीजें, अभिप्रेरित करना बच्चों को, ये सारी की सारी विशेषताएं जो होगी वो हर अधिगम के सिद्धांत की होगी। हम केवल उसी के बारे में बात करेंगे जो अलग होगा। एक क्वेश्चन है, एक लेक्चरर लेक्चर मेथड से बोर्ड पर पढ़ा रहा है, यह निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो ध्यान में रखिए, इसका उत्तर तो यही होगा, पावलोव की थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित है। कैसे है आप ध्यान में रखिएगा, जब भी लर्निंग प्रोसेस में, सीखने की प्रक्रिया के दौरान मोर देन वन, एक से ज्यादा ज्ञानेंद्रिय यदि काम में लिए जा रहे हैं तो वो यही अधिगम का सिद्धांत होगा। अब इसमें देखिए, लेक्चर मेथड, बोल रहा है टीचर, स्टूडेंट को सुनाई दे रहा है, बोर्ड पर पढ़ा रहा है, टीचर लिख रहा है, और विजुअल जो है, डायग्राम्स जो है या जो लिखे हुए शब्द हैं वो बच्चे को दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे के सामने दो उद्दीपक है जिनके लिए अनुक्रिया देखकर और सुनकर दी जा रही है। तो पावलोव का भी एक्सपेरिमेंट है, इसमें कम से कम दो उद्दीपक तो होंगे ही होंगे, CS या UCS होना ही चाहिए, तो कम से कम दो ज्ञानेंद्रिय काम कर रही होनी चाहिए, वो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ अब क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, भी जब बच्चों को दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से या दृश्य श्रव्य साधनों का एक साथ उपयोग करते हुए पढ़ाया जा रहा है, तो वो अधिगम का सिद्धांत वो पावलोव का ही है। पावलोव का ये मानना है भी जब आप एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को अधिगम के दौरान उपयोग करते हो तो अनुबंधन जल्दी स्थापित होता है और अधिगम जो होता है वो स्थायी बन जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, जब एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीख रहा है तो वो पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत होगा। तो ये पावलोव की थ्योरी है। नेक्स्ट क्लास में हम स्किनर की थ्योरी करेंगे, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन के प्रकार, पुनर्बलन अनुसूचियां, और प्रोग्राम्ड लर्निंग है, अभिक्रमित अनुदेशन। तो सारे कंसेप्ट जो है एक क्लास में पूरे मुश्किल से ही होंगे, हम 2 क्लास में उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक बच्चों को फायदा मिले। तो बाय एवरीवन।